नमस्कार दोस्तों। क्वेश्चन 11 तक की जानकारी हमने हासिल कर ली थी। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। ऊतक तो हमारे शरीर में बहुत प्रकार की होती है, लेकिन वो रक्षित कैसे होती है, प्रोटेक्शन की बात यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों। मानव मस्तिष्क हड्डियों के बॉक्स में व्यवस्थित तरल पूरित गुब्बारे में स्थित होता है, जो प्रघात अवशोषक उपलब्ध करता है। हमारे शरीर के कमर के मध्य में कठोर उभार वाली संरचना होती है, हमारे शरीर के पीछे की ओर, जिसे हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं ना, वो वाली। उसको कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, जो मेरु रज्जु की रक्षा करते, यानी कि रीढ़ की हड्डी के बीच मेरु रज्जु स्थित होता है, ऐसा हम कह सकते हैं दोस्तों। तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी अभी लेते हैं अपने। तो ज्यादातर तंत्रिका ऊतक संवेदी अंगों के रिसेप्टर्स की माध्यम से संवेदना को एकत्रित करता है, यानी कि इकट्ठा करता है। इस अनुभूति की रीढ़ के आपके मस्तिष्क में भेजी जाती है। मस्तिष्क जानकारी का पहले विश्लेषण करता है कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से ये बात आई, वो पहले विश्लेषण करता है और सूचना के अनुरूप संदेश तैयार करता है। यह इस संदेश को प्रतिरक्षा प्रणाली की मांसपेशियां या ग्रंथियों तक पहुंचाता है। जब संदेश नाभिक तक पहुंचता है तो तंत्रिका आंदोलन होता है। सेल्यूलर स्तर पर आंदोलन शुरू हो जाता है। मांसपेशियों की कोशिका में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। यह प्रोटीन बहुत ज़रूरी बात है। यह तंत्रिका विद्युत आवेगों के रूप में कोशिका में उनके आकार और व्यवस्था में बदलाव का कारण बन जाता है। प्रोटीन की नई प्रणाली मांसपेशियों को नई आकृति प्रदान करती है, यानी कि हमारे शरीर में जब कोई संवेदना उत्पन्न होती है तो सबसे पहले तंत्रिका तंत्र की वजह से मेरु रज्जु में जाती है, मेरु रज्जु मस्तिष्क में ले जाते हैं, मस्तिष्क उसके बारे में सोचते हैं कि कहाँ पर क्या हुआ है और अब क्या करना है। बाद में मस्तिष्क का जो आंसर बनता है वो वापस मेरु रज्जु में जाता है, मेरु रज्जु से वापस वो आंसर जिस अंग में तकलीफ हुई है वहाँ तक पहुँचता है। इस तरीके से हमारे शरीर में कार्य प्रणाली होती है। छुई मुई में तत्काल अनुक्रिया कैसे होती है? अभी छुई मुई क्या है, हमारा प्रश्न तो पहले ये हो गया। तो एक वनस्पति आती है, जिसे एक छोटा सा पौधा आता है, पौधे को हम जब टच करते हैं ना, स्पर्श करते हैं जिसे, तो उसकी पत्तियां जो होती है ना वो सिकुड़ जाती है, यानी शर्मीली होती है। ऐसी शर्मीली वनस्पति को हम छुई मुई कहते हैं। गुजराती में उसे लजामड़ी कहा जाता है। छुई मुई के पौधे की गति की वृद्धि से संबंधित नहीं है। स्पर्श होने की सूचना पादप एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए विद्युत रसायन साधन का उपयोग करते हैं, परंतु इनमें सूचनाओं में चालन के लिए कोई विशिष्ट ऊतक नहीं होता। पादप कोशिकाएं जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल देती है, जिससे फूलने सिकुड़ने में उसका आकार बदल जाता है और इसी वजह से पत्तियां सिकुड़ जाती है। ये छुई मुई वनस्पति की बात हो गई। ऐसा ही एक पौधा पाया जाता है जिसको हम मटर कहते हैं। मटर की तो बहुत सारी वैरायटी आप अपने खुराक के अंदर इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन उसके बारे में वास्तविक जानकारी शायद आपके पास कम होगी। जैसे कि मटर के पौधे में वृद्धि के कारण गति कैसे होती है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आइए उसका जवाब के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मटर के पौधे की तरह कुछ पादप दूसरे पादप या बाढ़ पर प्रतान की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। ये प्रतान स्पर्श के लिए संवेदनशील होते हैं। जब ये किसी आधार के संपर्क में आते हैं तो प्रतान का वह भाग जो वस्तु के संपर्क में होता है
उतनी तीव्रता से वृद्धि नहीं करता है जितना प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है। मटर के पौधे की जो शाखाएं होती है उनमें से छोटे छोटे धागे जैसी स्प्रिंग जैसी रचनाएं निकल आती है और वो स्पर्श के प्रति संवेदनशील होते हैं। इस कारण प्रतान वस्तु की चारों ओर से जकड़ लेता है। आमतौर पर पादप धीरे से एक निश्चित दिशा में गति करके उद्दीपन के प्रति वो खुद अनुक्रिया बताता है। अब पादप में अनुवर्तन कैसे होता है? तो पर्यावरणीय प्रेरणा जैसे प्रकाश, गुरुत्व, जल, रसायन या स्पर्श। प्रकाश को प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्व को भूआवर्तन, जल को जलानुवर्तन, रसायन को रसायनुवर्तन, स्पर्श को स्पर्शानुवर्तन हो जाएगा। पादप की वृद्धि वाले भाग की दिशा परिवर्तित कर देती है। ये गतियाँ उद्दीपन की ओर या उससे विपरीत दिशा में होती है। हालांकि उद्दीपन हो ना तो उसको धन बोलते हैं, विपरीत दिशा होती है तो उसे क्या कहते हैं? ऋण कहते हैं। जैसे कि प्रकाश की वजह से जो अनुवर्तन होता है उसको हम प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। तो प्रकाशानुवर्तन गतियों में प्ररोह प्रकाश की ओर मुड़कर अनुक्रिया तथा जड़ इससे दूर मुड़कर अनुक्रिया करते हैं। प्ररोह तथा जड़ में क्रमशः ऊपरीगामी तथा अधोगामी वृद्धि या पृथ्वी या गुरुत्व के खिंचाव की अनुक्रिया निसंदेह गुरुत्वानुवर्तन है। रसायनुवर्तन का एक उदाहरण पराग नलिका पुष्प में होती है, उसका बीजांड की ओर वृद्धि करना वो रसायनुवर्तन हो जाएगा। जलानुवर्तन गतियों में जड़ जल की ओर मुड़कर भूमि के अंदर पानी होता है और जड़ पानी की ओर जाता है और प्ररोह पानी की विपरीत दिशा में जाता है। इसलिए जड़ जल की ओर मुड़कर अनुक्रिया, प्ररोह इससे दूर मुड़कर अनुक्रिया करते हैं। छुई मुई की अभी हमने आगे बात की, वो स्पर्श के प्रति आवर्तन बताते हैं। इसी तरह पादप में अनुवर्तन होता है। संक्षेप में स्पष्ट करें, रासायनिक संचार या अंतःस्रावी समन्वय पशु शरीर के प्रत्येक कोशिका तक संवेदना नहीं पहुंच सकता। कोशिका के बीच संचार के लिए एक और तंत्र होना पशु में जरूरी होता है दोस्तों। विशिष्ट रासायनिक यौगिकों द्वारा अंतःस्रावी समन्वय प्राप्त किया जाता है, जिनके यौगिकों को रासायनिक यौगिक कहा जाता है। अंतःस्राव जो होते हैं उसको हम हार्मोन कहते हैं। ज़्यादातर हमारे किताब में हार्मोन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हार्मोन उन कोशिका में होता है जिनकी सतह पर विशिष्ट अणु पाए जाते हैं। विशिष्ट अणु की वजह से हार्मोन अपनी प्रतिक्रिया आसानी से बता सकता है। अंतःस्रावी समन्वय एक धीमी प्रक्रिया, लेकिन यह शरीर की सभी कोशिका तक प्रभावी रूप से पहुंचती है। अंतःस्रावी समन्वय पौधों और जानवरों दोनों में प्रभावी का मतलब होता है मुख्य होता है। विद्युत आवेग की तुलना में अधिक टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाला होता है। हार्मोन का संश्लेषण स्थान और उसका कार्य क्षेत्र जुदा होता है, यानी कि जहाँ पर हार्मोन बनते हैं वहाँ पर वो असर नहीं बताते। निश्चित ग्रंथियों में से हार्मोन बनते हैं, वो रुधिर में घुलकर गतिशील होकर जिन अंगों पर कार्य करना है वहाँ जाकर अपना कार्य बताते हैं। पादप के हार्मोन की बात करते हैं। सबसे पहले विविध पादप हार्मोन वृद्धि तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। इनके संश्लेषण का स्थान उसका क्रिया क्षेत्र से दूर होता है, अभी आगे हमने पढ़ा, और साधारण विसरण द्वारा वे क्रिया क्षेत्र तक अपने आप आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ पर जो पादप हार्मोन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कई हार्मोन ऐसे होते हैं कि वृद्धि के लिए जवाबदार है
और कई हार्मोन वृद्धि का प्रतिरोध करते हैं, संदमन के लिए जवाबदार है। वृद्धि सहायक हार्मोन ऑक्सिन, जिब्बेरेलिन और साइटोकाइनिन 3 है। ऑक्सिन नामक हार्मोन प्ररोह के अग्रभाग से संश्लेषित होता है यानी बनता है तथा कोशिका की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा है तब ऑक्सिन विसरित होकर प्ररोह के छाया वाले भाग में आ जाता है। प्ररोह की प्रकाश से दूर वाली साइड में ऑक्सिन का सांद्रण कोशिका को लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है। अतः पादा प्रकाश की ओर मुड़ता दिखाई देता है। उसके जैसी असर जिब्बेरेलिन में पाई जाती है। ऑक्सिन की तरह तने की वृद्धि में सहायक जिब्बेरेलिन होता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है और इसलिए यह उन क्षेत्र में जहाँ कोशिका विभाजन तीव्र होता है, विशेष रूप से फलों और बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है। यानी ऑक्सिन, जिब्बेरेलिन और साइटोकाइनिन वृद्धि सहायक हार्मोन हो गए। वृद्धि संदमन, एब्सिसिक अम्ल वृद्धि का संदमन यानी विरोध करने के वाले हार्मोन का एक उदाहरण है। जैसे कि कई पेड़ों में जो पतझड़ आता है तो उसमें पत्तियां गिर जाती है, पेड़ एकदम सूखा जैसा महसूस होता है, तो सब पत्तियां गिरने की वजह तो एक एब्सिसिक अम्ल है और दूसरा है इथिलीन। हालांकि किताब के अंदर इथिलीन का कोई उल्लेख नहीं बताया गया है, लेकिन वो भी संदमन के लिए आवश्यक हार्मोन है। ठीक है दोस्तों, तो इन 3 पेजों का अच्छे से आपको अध्ययन करना है, होमवर्क करना है और उन्हें सेंड कर देना है। ओके, खास तौर पे तैयार कर ही देना है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।